हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए आज है लेक्चर नंबर 40 सेकंड चैप्टर और आज हम शेष न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए 11th क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 11th यानी न्यूमेरिकल नंबर 11th तक हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो आज 12th क्वेश्चन पर चलते हैं, 12th प्रॉब्लम पर। तो देखिए इसमें एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं C1, C2, C3 और इस पूरे परपथ की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। किन किन पॉइंट्स के बीच? बिंदु P और Q के बीच। तो देखें इस तरीके से देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये समझ में नहीं आता कौन श्रेणी क्रम में है कौन समांतर क्रम में है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को हम सर्किट को रीअरेंज करके उस परपथ को आसान तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हमें उस न्यूमेरिकल को करने में काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का। तो देखें जैसे हमारे पास पॉइंट है P और Q, तो एक पॉइंट हमने लिया दिस वन P और दिस वन Q। तो देखें कैपेसिटर C1 को देखते हैं, इसकी पहली प्लेट P पॉइंट से जुड़ी है, तो P पॉइंट से C1 की हमने पहली प्लेट जोड़ दी, दिस वन इज C1, इसको कनेक्ट कर दिया। अब देखें इस C1 की जो दूसरी प्लेट है, देखिए इस पॉइंट के थ्रू यहाँ से Q पर जुड़ी है, A पर जुड़ी है या Q पर जुड़ी है, एक ही बात है, ये बात आप समझ रहे होंगे। देखिए ये यहाँ से जुड़ा हुआ है Q पॉइंट पर, तो दूसरी प्लेट को हमने कहाँ जोड़ दिया? Q पॉइंट पर, ये हो गया C1। ऐसे ही देखिए C2 को, देखिए C2 की एक प्लेट देखिए B पॉइंट के थ्रू कहाँ जुड़ी है? P पॉइंट पर, तो C2 की एक प्लेट P पॉइंट से जोड़ दी। C2 की दूसरी प्लेट देखिए ये वाली, यहाँ से A पॉइंट के थ्रू चलें तो Q से जुड़ी है, यानी C2 की एक प्लेट P से जुड़ी है और दूसरी Q से जुड़ी है, तो P और Q के बीच जुड़ी है, ये भी समझ रहे होंगे। देखिए सर्किट कितना सिंप्लीफाई होता जा रहा है। ये पॉइंट Q है। C3 को देखिए एक प्लेट Q से और दूसरी प्लेट इस B पॉइंट के थ्रू देखिए यहाँ P से जुड़ी है, तो यानी P और Q के बीच इसकी प्लेटें भी जुड़ गई इस तरीके से। तो देखें अब स्पष्ट हो रहा है कि ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में हो गए। तो आप इस बात को लिखेंगे C1, C2 व C3 समांतर क्रम में हैं। या जुड़े हैं, अतः इनकी जो तुल्य धारिता होगी, बहुत सिंपल फॉर्मूला, अतः इनकी तुल्य धारिता समांतर क्रम में क्या सूत्र होता है? वही सिंपली C बराबर 3 है यहाँ संधारित्र, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल्स टू, देखो C1 की वैल्यू है 3 माइक्रोफैरड, 3 रख दी, प्लस C2 की वैल्यू है 5 माइक्रोफैरड, 5 रख दी, C3 की वैल्यू है 7, तो 7 रख दी, तो बराबर 7 और 3 10 5 15 माइक्रोफैरड। ये तुल्य धारिता आ गई बिंदुओं P और Q के बीच इस पूरे परपथ की। तो आशा है ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर, यानी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ भी एक परपथ दिया हुआ है और इस परपथ में बिंदु A और B के बीच जो तुल्य धारिता है वो दे रखी है 1 माइक्रोफैरड। देखिए संलग्न परपथ में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है, तो संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। तो इसकी धारिता हमें दी नहीं है, लेकिन हमें पूरे परपथ का जो तुल्य धारिता है वो ज्ञात है, इसलिए हम इस C को निकाल सकते हैं। तो पहले हम पूरे परपथ की तुल्य धारिता निकाल लेते हैं और उसको 1 के बराबर कर देते हैं, C की वैल्यू अपने आप ज्ञात हो जाएगी। तो देखें इस सर्किट में हम एक तरफ से हल करते हैं, उसी आधार पर मैंने C1, C2, C3 डाल दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। एक संधारित्र की अगली प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है, तो C1 और C2 किस में हो गए?
ये तो समझ में आ रहा होगा। इसको और इसको हल नहीं कर सकते अभी कि इसको और इसको समांतर क्रम में कर दें, क्योंकि बीच में ये भी तो है भी। तो ये एक ही पाथ पे आ रहे हैं देखिए, और C1 और C2 किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। C1 व C2 श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्यधारिता अब देखिए भाई, जब दो संधारित्र हमें श्रेणी क्रम में हल करने हो तो एक आसान तरीके से कर लिया करें। वैसे श्रेणी क्रम में क्या आएगा, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं उसको हल करके। C1 और C2 की तुल्यधारिता है तो इसको C12 मान लेते हैं हम, यानी 1 और 2 की, बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब आप लोग ये कहेंगे ये कैसे आ गया सर, तो वो मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे 1/C बराबर आप लिखेंगे 1/C1 प्लस 1/C2, एलसीएम लेंगे, C1 C2 ऊपर आ गया C1 प्लस C2 1/C, उल्टा कर दिया तो C बराबर तुल्यधारिता कितनी आ गई, C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो इस तरीके से ऐसे न लगा के, इससे जल्दी हो जाएगी। तो इस तरीके से दो अगर संधारित्र हैं और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो आप लोग इसको इस्तेमाल किया करें। तो एक तो समय की बचत होगी और कॉपी के स्पेस की भी बचत होगी। बराबर C1 C2 हैं कितने, देखिए C1 2 है और C2 भी 2 है, 2 2 के हैं, तो 2 × 2 अपॉन 2 प्लस 2 बराबर 4/4 इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैराड। तो यानी अब हमने इन दोनों को हल कर लिया, तो ये दोनों हल होके इनकी तुल्यधारिता C12 कितनी आ गई, 1 माइक्रोफैराड। तो यानी हम ये मान सकते हैं कि अब यहाँ 1 माइक्रोफैराड का है। तो देखिए भाई, मैं यहीं पर संशोधन कर दूंगा क्योंकि बार बार फिगर बनाने में समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ का स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हमने इन दोनों को हल कर लिया भाई, तो C1 और C2 के स्थान पर अब क्या रह गया, मैं यहीं करता जा रहा हूँ, C12 सॉल्व होके आ गया C12, और C12 हमारा सॉल्व होके कितना आया है, देखिए 1 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों की तुल्यधारिता से अब ये उस फिगर का, सबसे पहले वो फिगर बनाएंगे फिर उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये हो गई। अब देखें C12 और C3 यहाँ पर दिख रहे हैं, समांतर क्रम में है। तो अब बनाते हैं, अब यहाँ लिखते हैं C12 व C3 समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्यधारिता अब C12 और C3 की निकालनी है तो उसको C123 लिख देते हैं। तो हमें ये आसानी होगी, ध्यान रहेगा कि हमने ये किस किस को सॉल्व कर लिया है। तो देखें C12 और C3 समांतर क्रम में है तो सीधे सीधे जुड़े आएंगे, C12 प्लस C3 बराबर C12 कितना है 1 और C3 कितना है 1, तो कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड। तो अब आप फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये सिंप्लीफाई होके अब ये फिगर जो अगला बनेगा वो मैं यहीं बनाऊंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखें ये दोनों हल हो चुके हैं, ये दोनों जब हल हो गए तो एक रह गया अब संधारित्र। अब फिगर का जो अगला स्टेप है, अब ये फिगर बनाएंगे आप लोग। यहाँ क्या आ गया C123 और इसकी वैल्यू कितनी आई है 2 माइक्रोफैराड। तो अब सर्किट हमारा इतना सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब देखें, अब हम इनको हल कर लेते हैं C123 और C4 को। ये देखिए किस में है, श्रेणी क्रम में है, ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो C123 व C4 श्रेणी क्रम में हैं,
अतः इनकी तुल्य धारिता, अब वो बात मैं नहीं लिख रहा, आप लोग अब लिख लिया करिए। C1 2 3 4, तो श्रेणी क्रम में है कौन कौन है, C1 2 3, तो ऊपर प्रोडक्ट जैसे यहाँ पर, तो C1 2 3 इंटू C4 अपॉन C1 2 3 प्लस C4, वैल्यू रखिए बराबर C1 2 3 कितना है 2 और इंटू C4 कितना है 2 अपॉन 2 प्लस 2, ये कितना आ गया 1 माइक्रो फैरेड। तो अब हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अब मैं फिर यहाँ संशोधन करूँगा। तो देखिए अब सॉल्व होके ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं, तो दोनों का एक संधारित्र रह गया। अब फिगर का अगला स्टेप ये हुआ और ये हो गया C1 2 3 4 और ये कितना आ गया 1 माइक्रो फैरेड। अब ये यहाँ तक सॉल्व करके इतना फिगर रह गया। ठीक है, अब हम यहाँ हल कर लेते हैं भाई। ये दोनों किस में हैं, समांतर क्रम में हैं, C5 और C6, C5 व C6 समांतर क्रम, इतना ही शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समांतर क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता C5 6 मान लेता हूँ मैं, नीचे लिखता हूँ भाई C5 6 बराबर C5 प्लस C6 समांतर क्रम में है, वैल्यू रखिए। देखिए C5 1 है और C6 भी 1 है, तो कितना आ गया 2 माइक्रो फैरेड। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं अभी जब ये संशोधन किया था, या ले लीजिए, शायद नहीं लिया हो तो। अब ये दोनों सॉल्व हो गए, तो अब यहाँ C5 इन दोनों की जगह एक रह गया, C5 6 ये समाप्त हुआ। कपड़े से साफ करते हैं भाई, कपड़ा कहाँ रख दिया, चलो ऐसे ही सही। C5 6 कितने का रह गया 2 का, देखिए ये 2 आया है, तो अब फिगर का अगला स्टेप ये आ गया 2 माइक्रो फैरेड। अब देखें इन दोनों को हल कर लेते हैं। C5 6 और C7 ये दोनों किस में हो गए, श्रेणी क्रम में, यहीं कर दें। अब C5 6 व C7 किस में है, श्रेणी क्रम, श्रेणी आगे लिख लेना आप। तो तुल्य धारिता C5 6 7 हो जाएगी, बराबर कितनी होगी C5 6 इंटू C7 अपॉन C5 6 प्लस C7 बराबर C5 6 कितने का है 2 का, इंटू C7 2 का, बटे 2 प्लस 2 बराबर 1 माइक्रो फैरेड। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि अब मैं यहाँ तक जो सॉल्व हो चुका है, अब फिर फिगर को संशोधित करूँगा। तो देखें अब ये दोनों सॉल्व हो गए, तो अब यहाँ क्या रह गया, C5 6 7 का एक संधारित्र रह गया और उसकी धारिता कितनी आ गई 1 माइक्रो फैरेड, और ये कौन सा हुआ C5 6 7। अब देखें ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, ये दोनों समांतर क्रम में, तो C5 5 6 7 व C1 2 3 4 किसमें है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता C1 2 3 4 5 6 7 बराबर, डायरेक्ट लिख दूं भाई, दोनों को जोड़ना है, दिस प्लस दिस यानी 1 प्लस 1 बराबर 2 माइक्रो फैरेड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये दोनों हल हो चुके हैं। तो देखें अब एक संधारित्र रह गया दोनों की जगह, ये आ गया C। अब ये बहुत बड़ी संख्या हो गई, मैं इसको C डैश मान लेता हूँ, कोई फर्क नहीं है भाई, C डैश भी मान लीजिए, बहुत बड़ा लिखना पड़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये रह गया C डैश,
कितने का? वो भी 2 का। कितने का? 2 माइक्रोफैरड का। अब देखिए ये श्रेणी क्रम में ए और बी के बीच तुल्य धारता। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे? C व C' किसमें है? श्रेणी क्रम। तो तुल्य धारता जो निकल के आएगी C डबल डैश कर लेते हैं बराबर C इंटू C' बटे C प्लस C'। और ये तुल्य धारता कितनी दे रखी है? बराबर 1 1 माइक्रोफैरड क्वेश्चन में ही दे रखी है। C हमें पता नहीं है और C' कितना निकाल चुके हैं? इंटू 2/2 प्लस या C प्लस 2, C पता नहीं है, C प्लस 2 बराबर 1। तो देखिए 2C बराबर C प्लस 2, C धर लाएंगे, C रह गया, तो C बराबर 2 माइक्रोफैरड आ गई इसकी धारता। ओके, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए ये सर्किट दिया हुआ है और इसमें ये पूछा है कि 5 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए, यानी इस पर कितना चार्ज है ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास धारिता गिवन है, हमें धारिता पता है, आवेश निकालना है और Q बराबर V इंटू C। तो हम यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें कि यहाँ का विभव कितना है, तो हम यहाँ आसानी से आवेश ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो इस परपथ को जो सप्लाई दी गई है वो कितने की है? 6 वोल्ट की। तो इतना सर्किट और ये सर्किट समांतर क्रम में है, तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम रहेगा, यानी 6 वोल्ट यहाँ होगा, 6 ही यहाँ होगा। तो 6 वोल्ट इतने पोर्शन पर है। अब हम इसका वोल्टेज निकाल लें, इन दोनों पोटेंशियल तो समान होंगे क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो हमें अब इसको नहीं देखना है, हम ये 6 वोल्ट यहाँ है और यहाँ भी है, दैट इज इसको चलो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14। हम केवल इतने सर्किट को देख लेते हैं, C1 और दिस वन C2 एंड दिस वन 5 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, और ये दूसरा जो C3 है वो कितना है? 1 माइक्रोफैरड। दिस 1 माइक्रोफैरड। पोटेंशियल 6 वोल्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट हो गया। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं पहले यहाँ का पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए। और ये दोनों समांतर क्रम में हैं, C2 व C3 समांतर क्रम में हैं। अतः इनकी तुल्य धारिता C2 और C3 हैं, तो C23 बराबर क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में सीधा सीधा ऐड हो जाता है, C2 प्लस C3। C2 कितना है? 5 एंड C3 कितना है? 1। तो कितना आ गया? 6 माइक्रोफैरड। यानी इस सर्किट को हम ऐसे बना सकते हैं कि देखिए ये C1 3 का 3 माइक्रोफैरड C1 हो गया, और अगला ये दोनों हमने सॉल्व कर लिए। ये क्या रह गया? C2 3 और कितना आया ये? 6 माइक्रोफैरड। ये सिचुएशन आ गई है। और वोल्टेज यहाँ कितना है? 6V। तो अब यहाँ का वोल्टेज हम V1 मान लेते हैं, C1 की प्लेटों के बीच का विभवांतर V1 और इसका V2 मान लेते हैं। तो देखें हमें टोटल पोटेंशियल 6 वोल्ट पता है और श्रेणी क्रम में हमें पता है कि जो विभवांतर है वो किस अनुपात में बढ़ता है? धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में। ये हम पहले भी समझा चुके हैं कि V बराबर Q/C होता है, और श्रेणी क्रम में Q सभी संधारित्रों पर समान होता है, यानी V प्रोपोर्शनल 1/C हो गया, यानी V1/V2 उल्टा हो गया C2/C1, यानी V1 और V2 में जो अनुपात होगा वो कितने का होगा? C2/C1 का। और यहाँ C2 हमारा C23 है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V1/V2 बराबर
C2 के स्थान पर यहाँ C23 है, ये C1 है, ये C2 का है, काम कर रहा है, अनुपात C1। आप लोग चाहें तो यहाँ पोटेंशियल V23 भी मान सकते हैं, वो तो संकेत हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। और इनमें कितने का अनुपात है? C23 की वैल्यू 6 और इसकी वैल्यू 3, यानी 2 अनुपात है। 3 से काट दें तो अनुपात अगर सिंप्लीफाई कर लें, यानी वोल्टेज देखिए धारिताओं में 1:2 का अनुपात है, तो व्युत्क्रमानुपात में होना है तो इनके वोल्टेज में 2:1 का अनुपात होगा। सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब हमें अनुपात पता है, यानी अब हमें 6 वोल्ट को 2:1 में बांटना है। तो आपने जूनियर की कक्षाओं में कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा है कि कोई मिश्रण दिया हो और उसमें हमें जो उस मिश्रण के अवयव हैं उनके अनुपात दिए हों और मिश्रण की टोटल मात्रा दी हो, तो हर पदार्थ का हम मात्रा अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या सूत्र बताया है? अनुपात मात्रा कितनी होती है? अनुपात, ये बहुत छोटी क्लास की बात हो गई भाई, अनुपात गुणा योग बटे अनुपाती योग, इसे निकाल सकते हैं। तो देखें हमें क्या निकालना है? V2, क्योंकि हमें C23 यानी इस वाले का आवेश निकालना है, तो यहाँ का वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो V2 निकालना है, तो V2 बराबर, ये फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए अनुपात, V2 का अनुपात है कितना? V2 का अनुपात 1 है। देखिए V2 बाद में है, 1 आ रहा है, तो 1, और योग कितना है? 6 वोल्ट। भाई पूरा योग का मतलब पूरी अमाउंट कितनी है? किसको बांट रहे हैं? वोल्टेज को। वोल्टेज निकालना है और वोल्टेज की जो टोटल वैल्यू है वो 6 वोल्ट है, तो 6 रख दिया। अनुपाती योग, इन दोनों अनुपात, जो अनुपात है उसका योग 2 + 1, सीधी सी बात। ओके, तो 6/3 यानी 2 वोल्ट आ गया। यानी यहाँ का पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट। कहाँ का? यहाँ का। C23 क्या था? ये था। यानी अब हम इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये वोल्टेज आ गया हमारे पास C2 और C3 का जो पोटेंशियल आया वो 2 वोल्ट आ गया। ये जो 2 वोल्ट यहाँ का मतलब ये हल होके कहाँ से आया था? यहाँ का। तो इन दोनों का वोल्टेज भी समान होगा, समांतर क्रम में विभवांतर प्लेटों के भी समान रहता है। तो 2 वोल्ट इस पर भी, 2 वोल्ट इस पर भी, यानी C2 का विभव कितना आ गया? V2 2 वोल्ट, और धारिता हमें पता है। तो C2 पर आवेश Q2 बराबर V2 × C2, और वोल्टेज कितना आया? 2 वोल्ट, और धारिता कितनी थी इसकी? 5 माइक्रोफैरड। तो माइक्रोफैरड में है इसलिए 10 माइक्रो कूलम आएगा। आवेश की मात्रा हो गई 10 माइक्रो कूलम। तो समझ में आ गया होगा भाई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 2 वोल्ट यहाँ का, बात समझ रहे हैं, और यहाँ का पोटेंशियल कितना रह जाता? 4 वोल्ट, क्योंकि देखो 2 वोल्ट यहाँ का आ गया, टोटल 6 है, तो यहाँ 4 वोल्ट रह जाता। तो यहाँ का आवेश पूछा होता तो 4 × 3 = 12 माइक्रो कूलम हो जाता। इस पर आवेश पूछा होता तो इसके सिरों पर विभवांतर तो 6 वोल्ट ही रहेगा, तो 6 × 4 = 24 माइक्रो कूलम आ जाता। इस पर निकालना होता तो यहाँ का विभवांतर भी 2 वोल्ट है, तो 2 × 1 = 2 माइक्रो कूलम आ जाता। तो किसी का भी हम आवेश ज्ञात कर सकते थे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अभी क्वेश्चन नंबर 14 किया था। तो देखें इस प्रकार का भी एक सर्किट दिया हो सकता है, जैसे हमारे पास एक घन के आकार में एक परपथ है। ये हम क्या बनाने जा रहे हैं? एक घनाकार आकृति, घनाकार परपथ। ये एक घन हो गया जिसमें 6 पृष्ठ होंगे और भुजाएं कितनी होंगी? 12। तो सभी भुजाओं पर एक एक संधारित्र लगा है। जैसे एक हमने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, और एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है,
एक यहाँ और एक यहाँ, 12 हो जाने चाहिए भाई, और एक यहाँ रह गया। अब गिन लेते हैं 12 हो गए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही हुए, एक और रह गया कहीं। हाँ, एक ये भुजा रह गई है भाई, कौन सी, ये वाली। तो इसके विकर्ण के स्वरों पर तुल्य धारता पूछी जा सकती है कि जैसे एक कोना ये ले लिया, पॉइंट ले लिया इसको ए, और इसको ले लिया इस पॉइंट को बी। तो क्वेश्चन क्या बना, बिंदु ए और बी के बीच तुल्य धारता ज्ञात कीजिए। बिंदुओं ए व बी के बीच आप लोग लिख लेंगे तुल्य धारता, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तुल्य धारता ज्ञात करनी है। और जितने भी संधारित्र जोड़े हैं सबके कैपेसिटेंस सी हैं, सबकी धारिता सी है, ये ध्यान रखना है। तो ए और बी के बीच परपथ की तुल्य धारता ज्ञात करनी है। तो देखें, अब इस सर्किट को हम देखें, बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारता निकालनी है। तो नेटवर्क बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है कि किसे श्रेणी क्रम में हल करें, किसे समांतर क्रम में हल करें। तो मैंने जैसा अभी बताया था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। तो इनको मैं नाम डाल देता हूँ, जैसे ए बी, पी, क्यू एंड आर, ठीक। और इसको डाल देता हूँ एम, इस पॉइंट को एन, इसको ओ, ठीक। अब कौन कौन से पॉइंट रह गए देख लेंगे, अभी कोई पॉइंट छूट गया होगा तो अभी पहले देखते हैं। तो देखें, 3 संधारित्रों को देखें, दिस वन दिस वन दिस वन, इनकी एक प्लेट एक ही पॉइंट पर जुड़ी हैं, कहाँ पर, ए पर। तो मैं यहाँ एक ए पॉइंट ले लेता हूँ, पहले एक लाइन बना देता हूँ। ये मैंने ले लिया पॉइंट ए। इन तीनों की प्लेट कहाँ जुड़ी हैं, ए पॉइंट पर। तो इसकी भी ए पर जोड़ दी, इस वाले के भी ए पर जोड़ दी, और इस वाले की भी ए पर जोड़ दी। अब इनकी जो दूसरी प्लेटें हैं कहाँ जुड़ी हैं, पी पर, क्यू पर, आर पर, यानी ये तीनों पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पर हो गए, क्योंकि जब एक ही बिंदुओं पर जुड़ी हैं तो समांतर क्रम में हुए, और समांतर क्रम में विभवांतर बराबर होता है। तो यानी ये तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हुए, तो तीनों को एक ही बिंदु पर दिखा सकते हैं, यानी पी पॉइंट भी यहीं होगा, क्यू भी यहीं होगा, आर भी यहीं होगा। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि पहली प्लेट एक पॉइंट पर है और दूसरी प्लेटें जहाँ भी जुड़ी हैं वो भी सेम पोटेंशियल पर होने से एक ही बिंदु पर उनको दर्शाया जा सकता है। इसकी धारिता सी, इसकी धारिता सी, इसकी धारिता सी। अब इधर से चलते हैं भाई, बी पॉइंट को लेते हैं। अब देखें, बी पॉइंट से एक इस संधारित्र की पहली प्लेट जुड़ी है, एक इसकी और एक इसकी, यानी 3 की जुड़ी है। तो ऐसे ही 3 संधारित्रों की प्लेटें हमने यहाँ जोड़ दी। देखिए कितना आसान सा सर्किट बनेगा, और वैसे देखने में बड़ा जटिल सा लग रहा था ये। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल। इसकी धारिता सी, इसकी सी, इसकी सी। देखें, इसकी दूसरी प्लेट एम पर जुड़ी है, इसकी दूसरी एन पर, और इसकी दूसरी, यही 3 तो हमने लिए थे, दिस दिस एंड दिस, जो बी पॉइंट से जुड़े थे। इनकी दूसरी प्लेटें एम एन ओ पर। तो यानी ये तीनों सेम पोटेंशियल पर होने से इनको भी हम एक ही पॉइंट पर दिखा सकते हैं, एम एन ओ पर। इधर का सर्किट पूरा, इधर का सर्किट पूरा। अब बीच में 6 और रह गए। तो देखें कौन कौन से रह गए, जैसे ये किस किस के बीच जुड़ा है, एम और क्यू के बीच, एम और क्यू के बीच, यानी क्यू ये रहा और एम ये रहा। यही पॉइंट एम है, यही एन है, यही ओ है, यानी एम और क्यू के बीच एक संधारित्र जोड़ना है। क्लियर? तो ये पॉइंट चलिए लिखे रहने दीजिए, कटेंगे थोड़ा, ऐसे बनाएंगे तो ऊपर लिखता हूँ मैं थोड़ा। कौन कौन से पॉइंट थे भाई, ये पी क्यू आर, ये पॉइंट हैं पी क्यू आर, ये वाले। तो देखें, एक जोड़ दिया हमने
Q और M के बीच, ये जुड़ गया। कौन सा जोड़ा था? M और Q के बीच ये। अब ये देखें P और N के बीच, P भी यही पॉइंट है और N यही पॉइंट है, P और N के बीच जोड़ दिया। अब इसको देखें Q और O के बीच, तो Q ये रहा, O ये रहा, एक ये जोड़ दिया। इसको देखें Q और O के बीच हो गया। इसको देखें N और R के बीच, यानी R ये N ये। तो इस तरीके से देखें आप लोग अब समझ सकते हैं, सभी को जोड़ेंगे, इन्हीं पॉइंट्स के बीच जोड़ेंगे जो बाकी के 6 बचे। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ओके, इसको भी देखना इन्हीं पॉइंट्स के बीच जुड़ेंगे। तो अब यानी ये वाला सर्किट सिंप्लीफाई होके ये आ गया। अब देखिए सिंपली ये तीनों किस में हैं? समांतर क्रम में। तो इनकी तुल्य धारता C प्लस C, आप लोग डिटेल लिख लेंगे, कोई जटिल बात नहीं है। ये तीनों समांतर क्रम में सीधे सीधे जुड़े आते हैं। तो C प्लस C 3C हो गया। यानी इसको हल करके ये जो पॉइंट A था, यहाँ पर ये संधारित्र कितने का आ गया? 3C का। ये तीनों हल हो गए। ये 6 समांतर क्रम में जुड़े हैं, C प्लस C, 6C हो गया, 6C हो गया। ये C प्लस C 3C हो गया। और कहाँ आ गए? पॉइंट B पर। इसे C डैश, C डबल डैश, C ट्रिपल डैश। अब ये तीनों श्रेणी क्रम में हैं, तो इनकी तुल्य धारता आप लोग यहाँ लिखेंगे C डैश, C डबल डैश, C ट्रिपल डैश श्रेणी क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारता C इक्विवेलेंट निकालनी है। इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, बराबर 1/C डैश प्लस 1/C डबल डैश प्लस 1/C ट्रिपल डैश बराबर 1/3 C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। एलसीएम 6C, 2C, 1C, 2C, 2 2 4 and 1 5, 5C। सॉरी ये क्या C क्यों आएगा? 3C 2 बारी तो जाएगा क्या यार? सिली मिस्टेक होने जा रही है भाई। तो ऊपर हो गया 5 और नीचे अपॉन 6C, दैट इज 1/C इक्विवेलेंट। उल्टा करेंगे तो C इक्विवेलेंट 6/5C बराबर कितना आ गया? 1.2C। ये बिंदुओं A और B के बीच पूरे परपथ की तुल्य धारता आ गई कितनी? 1.2C। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी हो चुकी हैं, हमने हर प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। चार्ज निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, तुल्य धारता निकालनी हो, तो इसका अभी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। और अब कल के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं 3rd चैप्टर को, विद्युत धारा। तो चैनल पर बने रहिए और अपने होमवर्क को कंप्लीट करते रहिए। भाई इसमें आलस नहीं, काम को विधिवत करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिवीजन भी करते रहिए। तो मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।